सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मस्त पड़े हैं भारतीय बाजार इस पूरे हफ्ते। वैसे ही बस पूरे हफ्ते तो नहीं, मंडे को तो अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे थे। अच्छे मतलब इधर वे जहां भी गए हो गिरावट थी, लेकिन उस दिन वॉलेटाइल सेशन था। उसके बाद से सिमटता चला गया, आगे का रुख जैसे जैसे प्रोग्रेस करा ये हफ्ता। आज भी संकेत ऐसे ही है। एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम फिर फ्लैट खोलेंगे। मेरे ख्याल से 15, 20, 25 पॉइंट के इर्द गिर्द एसजेएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। यूएस में मिला जुला कामकाज था। कल 1/3 से 3/4% के दबाव में आ गया धमाका बाजार। सेकेंड हाफ में पिटा, जाते जाते आधे लॉसेस को रिकवर करा। वॉलेटाइल सेशन बना। कल मैं डाउ की तस्वीर प्रेजेंट कर रहा था और पूरे बेंचमार्क्स का वही ऐसे ही कुछ हाल था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो कल का थोड़ा सा पेन डाइजेस्ट करना है, लेकिन हम फिर भी हरे में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कल जब हम क्लोज करने जा रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स आधे से 1% का दबाव दिखा रहे थे। तो कल की जो वीकनेस थी उससे ज्यादा हम ऑलरेडी भुना के गए हुए थे, इसीलिए एसजीएक्स हारे में है। चलिए भाई, दिखाइए स्टेडियम और लाइए पिच। पहले डायरेक्टर साहब, अपना कैमरा स्टेडियम की तरफ नहीं जाता, कि क्राउड की तरफ जाएगा क्या? पूरा जाएगा कह रहे हैं। जाएगा अभी नहीं जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि पिच पे हमने शुरू कर दिया है तो हम पहले पिच पे फोकस करते हैं। हरी या तो इस पे होली खेली है, कभी कभी गुलाल गिरता है तो ऐसे ही होता है। ये इस टाइप की पिच बनाइए। समझ नहीं आता काई क्यों है हमारी पिच पे। काई नहीं है, घास है। घास है, काई जैसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है। ठीक है, हमारे पिच में घास बहुत है। और अगर ये जूम करके दिखाएं जमीन, ये कारपेट घास है क्या? घास, हाँ कारपेट घास, वही कारपेट घास। तो इस पे तो फिर बैठा जा सकता है आराम से। तो इसीलिए पॉज। आजकल बैठे ही लोग कुछ काम नहीं, पिच पे बैठे हुए ताश खेल रहे। दिल्ली में पता है आपको, दिल्ली में पटेल चौक के पहले, आप तो खैर बहुत सख्ती हो गई, तो पटेल वहाँ पे राउंड अबाउट बहुत सारे हैं दिल्ली में, तो चौराहे बीच में एकदम घास वास लगी रहती है। बहुत बड़ा चौराहा होता है, उसमें लोग बड़े ताश खेलते हैं। शाम का टाइम पास, लाइट भी मिलती है। आसपास के दफ्तर वाले लोग लंच टाइम में आके बढ़िया ताश। अब बंद हो गया है, लेकिन मेरे जब मैं दिल्ली में था तो बहुत होता था। बॉम्बे में गिन चुन के वो चौराहे हैं जिस लिटरली चौराहे। हाँ, बहुत कम है ऐसे। कुछ नहीं है यार, दिल्ली में बहुत है, लुटियंस जोन में तो बहुत है वहाँ पे। दिल्ली नॉर्थ की तस्वीर ऐसी है ज्यादा। मुंबई की कहानी थोड़ी सी अलग है। वैसे ना सिर्फ मुंबई, मैंने पुणे में भी बहुत ज्यादा राउंड अबाउट्स ऐसे नहीं देखे गोले वाले। यार उसके लिए बहुत जमीन चाहिए होती है, यहाँ इतनी है नहीं। तो ये घास वाली पिच है। और कल यूएस में मैंने 2-3 सुबह जिक्र किया था कि एक और फेड के गवर्नर साहब आके बोल के गए हैं कि घटेगा। प्लस मार्केट देखिए आप, सेकेंड हाफ में जाके गिरा। तो अभी क्या, ट्रेडर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। अब वो 1-2 हाइक की बातें कर रहे हैं। कई सारे डेटा पॉइंट्स आए हैं, आप उस पर भी अगर गौर करें। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फेड गेज करता है फिलाडेल्फिया का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो नीचे गिर गया है, -31 के आसपास चला गया है। कहते हैं लोग कि 25 से नीचे जाता है तो फिर रिसेशन के संकेत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी थ्योरीज कल वहाँ प्ले अप हो रही थी, और इसी वजह से कल मार्केट में दम नहीं थी। अच्छा, नतीजे भी कल ख़राब आए। जितने भी रिजल्ट्स कल आ रहे थे ज़्यादातर ख़राब थे, तो इसलिए मार्केट ने उसको भी नहीं आया। रीजनल बैंक के नतीजे काफ़ी ख़राब आए। क्रूड गिरा कल, इंटरेस्टिंगली कल मतलब 2.5% क्रूड गिर के उस लेवल पे आ गया जिस दिन प्रोडक्शन कट का अनाउंसमेंट हुआ था। तो ये सारे एक बहुत ही डविश पिक्चर कल बना रहे थे। हो सकता है आज बदल जाए, लेकिन कल की तस्वीर एकदम ख़राब थी। और जो संकेत आए हैं वो संकेत लॉन्ग लास्टिंग वाले हैं। ये जो फिलाडेल्फिया का नंबर मैंने आपको बताया, ये जिस तरीके से फंड मैनेजर का सर्वे आ रहा है, जो फेड के गवर्नर्स करें, वो थोड़ा सा एक तस्वीर को नेगेटिव बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यूएस का मार्केट तो फिलहाल चलने के मूड में नहीं लग रहा है। इंडियन मार्केट का कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ का मार्केट तो चलने के मूड में नहीं लग रहा है। चलने के मूड में नहीं लग रहा है हमारा। हो सकता है मंडे का कुछ बढ़िया मूव्स दिखाए, किसी भी करवट बदले, लेकिन हो सकता है नंबर्स की बहुत बड़े लाइन अप हैं। देखते हैं, अगले हफ्ते एक मंथली एक्सपायरी भी हो रही होगी और इतने बड़े नंबर्स पे रिएक्शन हो रहा होगा। अच्छा, उसमें 2 नंबर है कि रिलायंस और आईसीआईसीआई। हाँ, ये 2 तो पिछले हफ्ते जब हमने रिएक्ट करा था तो 2 ही नंबर थे, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, और उनका वेटेज इनसे कम था। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंड सेटर हो सकता है। हाँ, रिलायंस रन द मिल पता है कि डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा।
का रिजल्ट कैसा भी है, वो अगर वो ट्रेंड सेट भी करता हो केवल निफ्टी का थोड़े दिन, एक दो दिन की, आईसीआईसीआई बैंक सेंटिमेंट मीटर के लिए मार्केट का ट्रेंड सेटर नहीं है वो। आईसीआईसीआई बैंक से उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा ही है हमको, लगता है बढ़िया है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिया नहीं था। ना हमने प्लेसिंग ऐसी थी स्टॉक की कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ था, इसलिए। एचडीएफसी बैंक से कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो आईसीआईसीआई बैंक और बख्शी साहब के अंदर डिसअपॉइंट कर नहीं रहा है। भाई और जैसे वो मिस्टर 20% बन गया है, ये पिछले 5 तिमाहियों से बैक टू बैक बख्शी साहब के अंदर मिस्टर बख्शी की कमाल चल रहा है। इसमें दोनों में अपना अपनी और कहानी मुझे है। लगता है अभी चले गए कमाल, जब दोनों बैंकों के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो एक अच्छा दे रहा दूसरा भी तो करेगा ना। ऐसे थोड़ी बगल वाली ब्रांच में कुछ हो ही नहीं रहा, खाली एचडीएफसी में हो रहा है। नहीं, बगल वाली ब्रांच में से कुछ होता नहीं है, इनका ऐप अच्छा है। अरे ऐप तो मतलब कमाल है भाई। अभी अब लोग कहेंगे बायस्ड है, उसके ब्रांचेस खोलने की जरूरत पड़ रही है, इनका ऐप काम कर रहा है। अपना अकाउंट है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का इंटरफेस कमाल है, गजब। बहुत ही गजब है भाई। इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चलिए, आज के स्टॉक से शुरुआत कर रहा हूं। पहले हमेशा की तरह नंबर समझाता हूं आपको कैसे हैं, तो सीधा सौदा में ऐड करिए अपनी स्क्रीन पे वो स्टॉक्स। पहला मैं रख रहा हूं, पहला तो निफ्टी की एक कंपनी के नंबर्स आने थे, HCL टेक्नोलॉजीज। ग्रीन रखा है मैंने, हालांकि आईटी दिग्गजों को ग्रीन रेड रखना मुश्किल काम है, क्योंकि डिपेंड करेगा ओवरऑल मूड माहौल आईटी का कैसा बनता है। अदरवाइज आउट परफॉर्म कर जाना अलग बात होती है, लेकिन मुझे लगता है बढ़िया नंबर्स है। बढ़िया इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे को टीसीएस ने डिसअपॉइंट करके दिया, उसके बाद मेरे को इन्फोसिस ने तो बहुत तगड़ा डिसअपॉइंट करा, और HCL टेक वो था जिसने खतरे की घंटी सबसे पहले बजाई थी, तो और डर लगा हुआ था। उस लिहाज से कोई निगेटिव सरप्राइज नहीं है। मोटा मोटी जैसा बाजार नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिलीवर कर रहा है। कुछ पॉजिटिव्स भी गिना दूंगा आपको। HCL टेक एस्टिमेट था कांस्टेंट करेंसी में -1 से -1.5% के बीच, 1 से 1.5% कांस्टेंट करेंसी गिरेगी। सब मान के चल रहे थे, 1.2% गिरी, एग्जैक्टली उस बैंड के इन लाइन। 18.4% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 18.2% मोटा मोटी वहीं पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो कहने के लिए स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मेरे को इन लाइन लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट दो दिग्गजों से ऑलरेडी देख रखा है। इसके केस में FY24 का गाइडेंस जो आया है वो 6 से 8% कांस्टेंट करेंसी, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे वैसा, या कुछ ब्रोकरेजेस के लिए एक शेड बेहतर। 6 से 8% HCL टेक ग्रो करेगा, इन्फी कहता है मैं 4 से 7% ग्रो करूंगा, तो उससे बेहतर ग्रोथ क्लॉक करने की बात HCL टेक कर रहा है, 6 से 8% की जब नंबर्स की बात कर रहा है। इनके मार्जिन्स 18 से 19% के बैंड की बात कर रहे हैं, और इस साल पूरे साल मार्जिन्स खत्म करें 18.2 पे, तो मार्जिन का बैंड मतलब जहां खत्म करते हैं FY23, उसी प्रोफाइल के मार्जिन FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके पीयर सेट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो पर्सपेक्टिव में रखिए नंबर्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। उनके डिसअपॉइंटमेंट के सामने इनलाइन नंबर्स, और इनलाइन नंबर्स में मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर दी जो पॉजिटिव नजर आती है। गाइडेंस अच्छी है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। डील पाइपलाइन ऑल टाइम हाई स्पेस कंपनी का मैनेजमेंट कहता है, और जो सॉफ्टवेयर बिजनेस के रिकरिंग रेवेन्यूज है $1 बिलियन प्लस का रन रेट वहां पे अचीव कर डाला। डिसेंट नंबर्स है। अब चले नहीं चले वो स्क्रीन देखिएगा, आप इसके पीयर्स का मूड देखिएगा। नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट, नंबर्स को लेकर थम्स अप दे रहा हूं। HCL टेक ग्रीन है। अगला नंबर साइएंट का। कल मैस्टेक हाईलाइट कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही नेगेटिव सरप्राइजेस के बीच में मैस्टेक ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करे थे, ऐसे ही साइएंट ने भी बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करे। एक स्ट्रॉन्ग सेट परफॉर्मेंस आता हुआ, कांस्टेंट करेंसी में 6.6% क्यू ऑन क्यू का ग्रोथ, साल दर साल साइएंट 39% का ग्रोथ डिलीवर करके गया है। मार्जिन्स एक्सपैंड कर गए 100 बेसिस पॉइंट, 14 पॉइंट ग्रोथ तगड़ी, 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन। FY24 का गाइडेंस जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था 15 से 20% कांस्टेंट करेंसी में ग्रो करके दिखाएगी FY24 में, वही बैंड रखा हुआ है। मार्जिन्स यहां से इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। मुझे नंबर्स अच्छे लगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं नजर आती। बारिंग की ऑर्डर बुक इस क्वार्टर में कुछ गिरी हुई है, वो शायद Q1 में, Q1 कह रहा हूं, मार्च क्वार्टर में जो अनसर्टेनिटी थी कुछ हद तक उसका इंपैक्ट होगा। अदरवाइज साइन के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन लेके जा रहा हूं। और तीसरा नंबर भी ग्रीन रख रहा हूं, वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का।
पिछले शो की हेडलाइन अगर आपने मॉर्निंग कॉल की सुनी होगी तो उसमें मार्च के इंश्योरेंस के आंकड़े आए थे, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस ने गजब करा, आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स भी अच्छे थे, पर वो नहीं, मैं रिजल्ट्स पे उस समय हूं तो रिजल्ट की बात करता हूं। प्लस एड ऑन वो है कि वो आंकड़े भी अच्छे हैं इस बार के मार्च के, मोटा मोटी इनलाइन लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एनालाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट बढ़ता है 26.5%, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 36% बढ़ता है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो नया धंधा आया उसके मार्जिन एक्सपैंड कर गए, 29.7 वाला 32%, यानी कि 230 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन पे इंप्रूवमेंट। इस नंबर को भी ग्रीन करा है, तीनों ग्रीन के साथ शुरुआत। ओके, जो कई सारी खबरें हैं उस पर फोकस किया तो एक टेक्समैको रेल, इसको इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है निमवैग करके कंपनी उसके साथ, और इस जॉइंट वेंचर के तहत वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फ्रेट वैगन्स, यानी वो मालगाड़ी डिब्बे होते हैं उसकी, और उसके कल पुर्जों और पार्ट्स की। तो ये एक सिग्निफिकेंट इस कंपनी के लिए है कि इस जेवी के थ्रू ये काम किए जाएंगे, तो इसलिए इसको ग्रीन पे रखा है। दूसरा स्टॉक है ओबरा रियल्टी, इसके बिजनेस अपडेट आए और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस अपडेट हैं। आप एक बारगी पढ़ के देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बुकिंग की जो इनकी वैल्यू इन्होंने FY23 क्लोज किया वो 8,500 करोड़ रुपए है, लेकिन FY22 में आप देखेंगे तो वो 3,800 करोड़ थी, तो वहाँ से डबल, लगभग आप डबल से ज़्यादा मान लीजिए। प्रॉब्लम लेकिन इसमें मुझे ये दिख रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको रेड में रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने FY22 में 850 यूनिट की बुकिंग की थी, इस बार 684 यूनिट की बुकिंग की है। एरिया बढ़ा है, 25 लाख से ज़्यादा एरिया स्क्वायर फुट में है, पिछली बार 21 लाख का। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो लोग लगातार हम लोग कह रहे हैं कि बड़े मकानों और के शेप रिकवरी वाले, एकदम साफ इसके नंबर से दिखता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इंडिकेट ये कर रही है कि धीरे धीरे वो प्रीमियम के साइड में और जा रहा है, और ये एक पीक वैल्यू बनती हुई यहाँ पे दिख रही है मुझे, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। एक बार के आप देखेंगे तो आपको नंबर बहुत इंटरेस्टिंग दिखेंगे, लेकिन यहीं पे शायद ये पीक बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए ओबरा रियल्टी को मैंने रेड में रखा है। तीसरा स्टॉक है LIC। सुबह सुमित बता भी रहे थे कि जो बिजनेस अपडेट आया है इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें इनको छोड़ के बाकी सबके अच्छे हैं। अब पता नहीं इसका क्यों इतना ख़राब नंबर आया है LIC का कि 32% इनका मार्च का प्रीमियम घट गया है साल दर साल, और FY23 का प्रीमियम जो है 17% गिर गया है, यानी मार्च में इतना ख़राब प्रदर्शन, जबकि बाकी सारी कंपनियों के बहुत अच्छे प्रदर्शन निकल गए हैं। तो LIC को रेड में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक, जिसमें 2 रेड 1 ग्रीन। ओके, चलिए अगले स्टॉक्स पे आता हूं। सीमेंस को ग्रीन रखा है, बहाना मिल गया, अच्छी कंपनी, कैपिटल गुड्स अभी भी स्पेस सबके रडार पे बनी हुई है। LNT तो गजब कर ही हुआ है, इसने पहले गजब कर रखा था। सीमेंस के कंसोर्शियम ने गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से एक एडवांस्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर बैक किया है। कंसोर्शियम में ऑर्डर है तो सीमेंस के पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 678 करोड़ रुपए सीमेंस का पार्ट है उस कंसोर्शियम का, उस ऑर्डर का। ग्रीन सीमेंस। PNB हाउसिंग को ग्रीन रखा, पिटा हुआ स्टॉक है। कल गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस ने 5 लाख शेयर्स बेचे, तो फिर ग्रीन क्यों? FI ने बेचे थे तो एक जाने माने डोमेस्टिक फंड ने, जो शायद लंबी अवधि तक टिकेगा, आमतौर पे टिकते हैं DIIs, तो उसने एक्यूमुलेट कर लिया वो सारा का सारा चंक, वो है निपॉन इंडिया MF, वो पूरा का पूरा 5 लाख शेयर्स का चंक एक्वायर करा गया है। 133 मैंने शायद गलत लिख दिया, प्रोड्यूसर साहब ने गलत लिख दिया, भाव गलत होगा, 433 होगा शायद, उसे हटाइए, 133 को मत मानिए। कल ट्वीट जब करा था तो किसी ने लिखा भी था, तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे। सॉरी, वो भाव गलत है, 5 लाख निपॉन इंडिया MF ने एक्वायर करे। नीलकमल को लाल रखा है क्योंकि थोड़ा सा वीक विकेट पे वैसे ही नजर आ रहा था। प्लस कल, अच्छा मुझे पता नहीं था कि सेलो पेन एंड स्टेशनरी, सेलो तो काफी जानी मानी कंपनी है, इसने पता नहीं कब नीलकमल के शेयर्स खरीदे होंगे। कल 98-99,000 शेयर्स में से कल माल छोड़े गया है, हालांकि वो शेयरहोल्डिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो पट ऑफ वैसे 1% से कम का चंक होगा, लेकिन नीलकमल को आज के लिए लाल रखा है। तो ये हो गए कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर रखे। ओके, अगले 3 स्टॉक जो मेरे हैं उसमें एक फिनोलेक्स केबल्स, और इनका एक अपडेट ये आया कि ये एक पुणे के पास उर्स नाम की जगह, जहाँ पे एक नया प्लांट लगाएंगे, करीब 300 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे, और इस प्लांट में ऑप्टिकल फाइबर के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जाएंगे। 5वां स्टॉक है डिलीवरी, उसमें एक
रिज़ाइन किया चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर ने काफ़ी लंबे समय बाद। तो आजकल मैंने देखा है कि पर्सन स्पेसिफिक बहुत इस तरीके के एक्शन होने लगे हैं। ज्वाइन किया बैंक में इतना ट्रस्ट होता है कि एक व्यक्ति अगर कंटिन्यू कर गया तो स्टॉक भाग गया, बहुत सारी कंपनीज में छोड़ देते तो गिर जाता। तो मैंने कहा इसलिए रखते देखते क्या होता है। वैसे भी ये एक बहुत ही विडंबना की स्थिति बन रही है कि व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से बड़ा होता जा रहा है, ये भी कमाल की बात है। लेकिन डिलीवरी रेट भी इसलिए रखा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी मैंने रेट में रखा है, 2000 करोड़ रुपए बोरोइंग की तैयारी है, और वो भी इस तरीके के माहौल में, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। तो 6 स्टॉक हो गए हैं, दोनों टीमों के 6 स्टॉक। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल मेजर वी गार्ड के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत करीब 50 साल पहले रफली 1977 में कोशुसेफ चिदिल्ला पिल्ली साहब ने शुरू की थी ये कंपनी। और उस समय पर ये कंपनी उन्होंने 1 लाख रुपए की जो पूंजी अपने फादर से ली थी उसके साथ शुरू की थी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से जुड़े हुए एक 400 स्क्वायर फीट के एक गैरेज के अंदर की थी, और शुरुआती कारोबार में उनके साथ महज 4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे इस कारोबार को उन्होंने एक्सपैंड किया। वी गार्ड का शुरुआती बिजनेस जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो गांव में जहां से उन्होंने कामकाज शुरू किया तो उस गांव में काफ़ी बिजली को लेकर फ्लक्चुएशंस होती थी, और उस फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए उन्होंने वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ शुरुआत की, और धीरे धीरे वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ती गई, और उसी के साथ ही कंपनी का कारोबार भी बढ़ता गया, और अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र के अंदर कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि वी गार्ड ने अपने कारोबार को शुरू करने के 23 साल बाद एक और सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड किया, जिस सेगमेंट में एम्यूजमेंट पार्क आप मान के चल सकते हैं। दरअसल कंपनी की ही एक और जो ग्रुप की एक और जो सब्सिडरी है या फिर कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो वंडरला पार्क के नाम से ऑपरेट करती है, जो कि चितिला बिल्ली साहब के दूसरे बेटे ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका जो शुरुआती नाम था वो था वेगा लैंड, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। बाद में इसका नाम बदलकर वंडरलैंड रखा गया, और इसके पीछे भी एक बड़ी अहम कहानी है, जहां पर जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं उनको घूमने का काफ़ी शौक था। तो एक समय पर वो घूमने गए विदेशों में, जहां उनको एक कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया, किस तरह से डिज्नीलैंड के अंदर या अलग अलग अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर उनको भीड़ दिखी। तो उनको लगता है कि इसी तरह का एक अम्यूजमेंट पार्क जो कि वर्ल्ड क्लास अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, वो भारत में ही बनने की ज़रूरत है। तब उन्होंने आकर इसकी शुरुआत की दक्षिण भारत में, और धीरे धीरे वो वेगा लैंड, फिर वेगा लैंड से वंडरलैंड बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि ग्रुप में कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं या उनकी वाइफ जो है, उनका भी एक कारोबार है, और वो होजरी कारोबार के अंदर मौजूद है, जो कि वी स्टार क्रिएशन के नाम से है। और साथ ही साथ ये मेल फीमेल होजरी के अंदर कामकाज करता है, और साथ साथ उनके कई सारे रिटेल आउटलेट। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगली 4 जो स्टॉक्स हैं टीम में, उसमें एक मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, और इसमें इसलिए क्योंकि एक इकोनॉमिक टाइम्स में की खबर छपी है कि ये केयर हॉस्पिटल्स की जो चेन है उसको खरीदने के लिए फ्रंट रनर के तौर पे आए हैं, और ये खरीदेंगे टीपीजी का स्टेक। तो 5.5 से 6.5 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन बन रहा है इस डील में। तो इंटरेस्टिंग है। और आपने देखा होगा इससे पहले एक मणिपाल की डील हुई थी, मणिपाल हॉस्पिटल्स को लिया गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डील बनती जा रही है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर रडार पर रहेगा, इसलिए मैक्स को रखा, ग्रीन हो सकता है। अब वापस लौटते हैं आईटी में। आईटी में जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने टेक महिंद्रा और एम्फेसिस को डाउनग्रेड कर दिया है। टेक महिंद्रा को उन्होंने अंडरवेट किया है न्यूट्रल से, और टारगेट कट करके 900 रुपये कर दिया है। इसी तरीके एम्फेसिस को भी उन्होंने न्यूट्रल से अंडरवेट किया है, और टारगेट घटा के 1550 कर दिया है। उनका ये मानना है कि टेक महिंद्रा के FY 24-25 में रेवेन्यू का एस्टिमेट 3 से 5% रहेगा, जो उन्होंने कट कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने एम्फेसिस का भी रेवेन्यू एस्टिमेट 6 से 8% कट कर दिया है। उनका मानना है कि आगे जाते हुए BFSI टेलीकॉम वर्टिकल्स में जो है वीकनेस रहेगी, इसलिए इन दोनों स्टॉक्स को उन्होंने घटा दिया अपने टारगेट्स और अंडरवेट किया है। तो टेक महिंद्रा और एम्फेसिस रेड में।
फिर CLA से आए और उन्होंने टाटा कम्युनिकेशंस पे अपनी जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने बाई रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट घटा दिया 1550 का। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको भी मैंने रेड में रखा है, क्योंकि ओवरऑल जो पिक्चर बनती हुई दिख रही है ना, वो दिक्कत है। कल इनका रिजल्ट आया था, मैनेजमेंट से हम लोग बात भी कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि हायरिंग बहुत करी, इस वजह से उसके ऊपर लोड आ रहा है, लेकिन आगे जाते हुए क्या उतना बिजनेस होगा, अब वो एक बड़ी समस्या की बात है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट तो डिफरेंट कह रही, तो टाटा कम्युनिकेशंस को इसीलिए रेड में रखा है। ओके, चलिए आखिरी के 4 स्टॉक्स। पहला उसमें है सुवेन फार्मा, हरे में रखा है क्योंकि कल शाम को अपडेट आया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा कंपटीशन वॉचडॉग CCI, उसने जो बेरियांदा इस कंपनी में 76.1% स्टेक खरीदना चाहता था, उसको नॉट दे दी, हरी झंडी दे दी, एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया। बेरियांडा दरअसल बेरियांडा मिडको की होली ओन्ड सब्सिडरी है। बेरियांडा मिडको जो है होली ओन्ड सब्सिडरी है जुस्मिराल मिडको की। जुस्मिराल मिडको जो है उसे कलेक्टिवली GP9 फंड और GP10 फंड कंट्रोल करता है, और GP9 फंड और GP10 फंड को कंट्रोल करता है एडवेंट इंटरनेशनल। भाई एक बता दो कि क्या ढूंढने गया तो यही निकला, तो मतलब कि एडवेंट इंटरनेशनल अब पेरेंट हो गई है सुवेन फार्मा की। ग्रीन रख दिया भाई इस स्टॉक को, पिटे हुए स्टॉक्स हैं सारे। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, इसके कल नंबर्स आने हैं, मैं नंबर्स पे कोई बैट नहीं कर रहा, आइडिया नहीं। आज शायद हरकत में आए क्योंकि कल नंबर्स के साथ साथ अभी कह रहे हैं बोनस इशू पर भी इस कंपनी का बोर्ड कल विचार करेगा। देखिएगा, अब नंबर्स के चलते मंडे को ऊपर नीचे होगा, आज स्क्रीन को वॉच आउट करने की जरूरत नहीं, लग रहा है हरे में चल जाएगा। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, कोई रीजन नहीं है, इसमें बस अपडेट आया कि इन्होंने अपने प्लांट को शट डाउन करा था, वो रूटीन मेंटेनेंस था बाय द वे, क्योंकि कल खबरें चल रही थी रिज्यूम करा ऑपरेशन शुरुआत करी, वो कुछ नहीं, रूटीन मेंटेनेंस में काफी लंबे समय से प्लांट बंद था। वो MDF प्लांट जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड में, उसने कामकाज बहाल कर दिया। पर ठीक है, पिटा हुआ स्टॉक है, रियल एस्टेट स्पेस रडार पे था, इनफैक्ट कल तो और भी पिट रहा था, ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए सिर्फ ग्रीन रख दिया है। और जाते जाते आखिरी स्टॉक PVR आइनॉक्स, आज नाम एक ही हो गया, ध्यान रखिए PVR का। PVR आइनॉक्स कल से नाम बदल गया है, तो PVR आइनॉक्स को सिर्फ ग्रीन रख दिया है। हालांकि पिटा हुआ स्टॉक था, कल थोड़ा सा हरकत में आया, और सिर्फ गाबा सर के नाम पे इसको ग्रीन रखा आज, और कोई रीजन नहीं है मेरे पास। सिर्फ वॉच आउट करिएगा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, हालांकि भाईजान पहले 2 वीकेंड तो निकाल देंगे खूब तगड़ा, ईद वाला वीक है, इसलिए ये तो छप्पर फाड़ पैसा निकल जाएगा। हाँ, लपक निकलेगा, उसी उम्मीद पे मैंने ग्रीन रख दिया है। उसके बाद कितनी धक्का प्लेट होती है, कहाँ तक जाती है, ये पता नहीं। मेरा रिव्यू OTT में आने के बाद, हाँ, तब तक आप होपफुली सब देख चुके होंगे, लेकिन आप रिव्यू सुन लीजिएगा। चलिए, इस नोट पर 10 स्टॉक पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है, और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी
नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है। और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शरण प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है। और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। चले भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की फ्राइडे की टीम आपकी स्क्रीन पर। तीनों रिजल्ट जो बाजार बंद होने के बाद कल आए, तीनों अच्छे लग रहे हैं। HCL टेक इन लाइन है पर अपने दिग्गज पीयर्स जैसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। अच्छा लगा मुझे, HCL टेक ग्रीन रखा। साइंट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, ICICI प्रूडेंशियल के नंबर्स अच्छे हैं। सीमेंस ने, इसके कंसोर्शियम ने एक ऑर्डर बैक करा गुजरात मेट्रो से। PNB हाउसिंग में लार्ज ट्रेड में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड चेक इन करता हुआ कल 5 लाख शेयर्स उठाए। नीलकमल में लार्ज ट्रेड में एक प्लेयर ने माल छोड़ा, इसीलिए लाल रखा। सुवेन फार्मा के CCI ने एक्विजिशन को हरी झंडी दे दी। ग्रीन पैनल ने अपना एक प्लांट रिज्यूम करा। मैक्रोटेक डेवलपर्स कल नंबर्स के साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। और PVR आइनॉक्स एक मूवी रिलीज हो रही है, फ्राइडे रिलीज के चलते कह लीजिए, इन ग्रीन। ओके, कई सारी खबरें हैं। टेक्समैको रेल इसलिए क्योंकि इन्होंने इन्होंने टाई अप किया है, मालगाड़ी के डिब्बे और उसके कल पुर्जे बनाने का एक नया प्लांट लगाएंगे ये। ओबरा रियल्टी के बिजनेस अपडेट आया है। साल दर साल आप देखेंगे तो अब वीकनेस साफ दिखने लगी है। LIC में मार्च का जो प्रीमियम है वो काफ़ी घट गया है, केवल इन्हीं का घटा, बाकी सब के अच्छे हैं। फिनोलेक्स केबल भी एक नया प्लांट सेटअप कर रहा है जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाया जाएगा। डिलीवरी में एक बड़े रेजिग्नेशन की खबर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 2000 करोड़ रुपए की बोरोइंग करने जा रहे हैं इस माहौल में भी। मैक्स हेल्थ केयर में खबर ये आ रही है कि एक केयर हॉस्पिटल्स को खरीदेंगे और उसमें TPG का जो स्टेक है उसको ये बाई करेंगे। टेक महिंद्रा एम्फेसिस को ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है JP मॉर्गन ने, और टाटा कम्युनिकेशन में टारगेट कट किया है CLSA ने। चलिए मुनाफे